गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको हमारे पढ़ाने में या हमारे स्टडी में कोई भी आपको डाउट्स क्लियर होता है तो वो आप हमको सभी कमेंट्स में बता सकते हैं। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका अपना बायोलॉजी में जीव विज्ञान, इंग्लिश में उसको आप सभी जानते हैं कि उसे बायोलॉजी कहते हैं। क्लास 12 की बायोलॉजी को हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। और उसके लिए देखते हैं बायोलॉजी में कुल 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स में सबसे फर्स्ट यूनिट आपकी है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन में फर्स्ट चैप्टर, इस यूनिट में फर्स्ट यूनिट में आपका फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन कैसे होता है आप जानते हैं। जीवों में आप जो जीव होता है उसमें आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को रखा गया है। तो दोनों में जीवों की निरंतरता कैसे बनी रहती है इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। चैप्टर 2 में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, इस चीज़ को डिस्क्राइब किया जाएगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिन पौधों में पुष्प आते हैं उन पौधों में जनन किस प्रकार से होता है। तो आपको 2nd चैप्टर में इसको डिटेल्स हम आपको देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। चैप्टर 3 आपका है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि मनुष्य में जनन कैसे होता है, जो मानव होता है उसमें जनन कैसे होता है और उनकी जातियों की जो निरंतरता होती है वो कैसे बनी रहती है, इस चैप्टर में आप देखेंगे। 4th चैप्टर आपका होगा जनन स्वास्थ्य यानी कि 4th चैप्टर में आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जो जनन द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं उनसे हमें कैसे बचाया जा सकता है, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो इस लेसन में आपको ये डिस्क्राइब किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आपका फर्स्ट यूनिट, आपकी फर्स्ट यूनिट फर्स्ट। यहाँ हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट आपकी है रिप्रोडक्शन। ये आपका यूनिट फर्स्ट है जिसमें लेसन आपका फर्स्ट लेसन है लेसन फर्स्ट जीवों में जनन। आपको हमने पहले ही अभी बताया है कि आपका जो फर्स्ट लेसन होगा वो है जीवों में जनन। जीवों में जनन इंग्लिश में इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये आपका हो गया जीवों में जनन। जीवों में जनन इस लेसन में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो है जीवन अवधि। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लाइफ स्पैन कहते हैं जीवन अवधि को इंग्लिश में। जीवन अवधि क्या होती है? जीवन अवधि को अगर हम देखें तो जीवन अवधि को जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। देखते हैं जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक को हम कह सकते हैं नेचुरल। ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा वो मारा जाए या
कुछ ऐसा वर्क हो वो मर जाए, नहीं, उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु है, यानी जब उसकी मृत्यु निश्चित हो तब उसकी मृत्यु हो, उस चीज़ को जीवन अवधि में लिया जाता है। तो जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारी जीवन अवधि इतनी है, जन्म लेते हैं, फिर लास्ट में हमारी अपने तरीके से प्राकृतिक तरीके से हमारी मृत्यु हो जाती है और हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, तो हमारे जो जीव होते हैं उनमें जीवों की निरंतरता बनी कैसे रहती है, इस पृथ्वी पर वो विद्यमान कैसे रहते हैं, इस पृथ्वी पर वो प्रेजेंट कैसे हैं, इस चीज़ को देखना है हमें। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जनन होता क्या है, क्योंकि जनन के द्वारा ही जो जीव होता है वो अपने समान संतान उत्पन्न करता है और इस प्रकार से उनके स्पीसीज़ की जो संख्या होती है वो निरंतर बनी रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो हम देखते हैं जनन की डिफिनेशन क्या होती है। जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन को इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन। इसकी डिफिनेशन लेंगे, अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान, इजी लैंग्वेज में अगर बोला जाएगा तो अपने समान संतान उत्पन्न करना, अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है, यानी कि जब हम अपने समान नई संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उसे हम जनन कहते हैं। अभी सबसे पहली चीज़ हम आपको एक चीज़ और बता दें इससे रिलेटेड। आप सेल्स पढ़ भी चुके हैं 11th में, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि जो मानव शरीर होता है, मानव बॉडी, ह्यूमन बॉडी होती है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी होती है और जो कोशिका बनती है वो कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। आप इस चीज़ को सेल थ्योरी में देख चुके हैं, उसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी 11th में आपने देखा था। फिलहाल आप जनन किसे कहेंगे, जनन, और इसी जनन के थ्रू कोशिका, जो पूर्ववर्ती कोशिका होती है उसमें विभाजन होता है और विभाजन के थ्रू नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है, या अगर हम देखें दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, दूसरी डिफिनेशन अगर देना चाहें तो आप देख सकते हैं, प्रजनन जीवों की ऐसी प्रक्रिया है, प्रजनन जीवों की ऐसी प्रक्रिया है, प्रजनन जीवों की ऐसी प्रक्रिया है जो उनकी प्रजाति की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। निरंतरता को सुनिश्चित करती है।
जो उनकी जाति की निरंतरता को सुनिश्चित कर सकती है, या और भी डिफिनेशन बना सकते हैं आप अपने अनुसार, क्योंकि संतान को उत्पन्न करना ही जनन है। और वो जनन प्रक्रिया किस प्रकार से हम उसकी डिफिनेशन देते हैं, ये चीज़ कई तरीके से हम उस चीज़ को जनन की डिफिनेशन को दे सकते हैं। तो अगर दूसरी डिफिनेशन देखें, दूसरी परिभाषा हम देखते हैं, यह एक जैविक क्रिया है। यह एक जैविक क्रिया है। इसके द्वारा जीव अपने जैसी, या कह सकते हैं अपने समान संतति को जन्म देता है। अपने समान संतति को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं, या कह सकते हैं जनन कहलाता है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ये हो गई आपकी जनन की डिफिनेशन कि जनन क्या है। जनन अपने समान नई संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब जनन के प्रकार, जनन एक ही प्रकार से तो हो नहीं सकता, कई प्रकार हो सकते हैं उसके। तो देखेंगे हम जनन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन मोस्टली दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का जनन मोस्टली होता है। एक होता है अलैंगिक जनन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकेंड वर्ड लैंगिक जनन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction asexual reproduction ऐसा जनन जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। इस पे अगर देखेंगे हम तो दो पॉइंट्स
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो लिख सकते हैं इस प्रकार के जनन में केवल या सिर्फ लिख सकते हैं केवल एक जनक, एक पेरेंट्स कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल, एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक जनक, कोई भी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, उनमें से कोई एक अलैंगिक विधि द्वारा वो रिप्रोडक्शन करता है, वो जनन करता है और हूबहू सेम अपने समरूप दो कोशिकाओं का या दो जीवों का निर्माण करता है, जिसके कारण हम समान प्रकार की देखते हैं। इस तरह से ये क्या करेगा, एक कोशिका होगी और दोनों कोशिकाएं आपस में बटेंगी और बट करके दो सेम हूबहू अपने समान दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। सिर्फ एक जनक इसमें भाग लेता है। ये हूबहू अपने जनक के, ये पेरेंट, ये इनकी डॉटर्स हैं या कह सकते हैं इनकी जो संतानें हैं, उनसे दो संतानें बनी और इनमें क्या हुआ, ये सेम अपने पेरेंट्स के समान दिख रही हैं। जैसे कोई भी ये रफ कॉपी है, तो इसको अगर हम फ़ोटोस्टेट कराते हैं, सेम हूबहू इसी प्रकार का फ़ोटोस्टेट हम निकाल सकते हैं जो बिल्कुल समान दिखे, इसी जनक के अनुसार या इसी पेपर के अनुसार वो दिखे। तो अलैंगिक जनन में इस प्रकार से एक ही जनक भाग लेता है और अपने समान ही, सेम हूबहू अपने समान एक संतान को उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट है, और जिसके कारण इसको हम जो पेरेंट्स द्वारा दो संतानें बनी हैं, दो डॉटर सेल्स बना हुआ है, दो ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हुआ है, उसको हम क्लोन कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्लोन, इसे हम कहते हैं क्लोन। सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखते हैं, अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान अपने जनक के समरूप होती है। अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान अपने जनक के समरूप होती हैं, जिसके कारण इसे क्लोन कहते हैं। जिसके कारण इसे क्लोन कहते हैं। जिसके कारण इसे हम क्लोन कहते हैं। अब देखते हैं कि क्लोन की डिफिनेशन क्या होती है। एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्ज़ाम्स में आते भी हैं।
क्लोन किसे कहते हैं या क्लोन क्या है, तो देखते हैं। क्लोन पहले ही हम बता चुके हैं कि अपने समान समरूप, मतलब रूप से समान, यानी कि उनके आकार की और आनुवंशिकी जो रूप होता है वो जीवधारियों के समान होना चाहिए, जिसे हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। क्लोन आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवधारियों को क्लोन कहते हैं। क्लोन कहते हैं। हूबहू नकल होते हैं। देखा जाए कि तो जो पेरेंट्स होते हैं, उनके हूबहू नकल होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। क्लोन उनका जो जेनेटिकली एंड फिज़िकली, या कह सकते जेनेटिकली और जो उनका शेप, आकार कह सकते हैं, वो होता है, वो बिल्कुल समान होता है। तो उस जब वो बनते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लोन। अब आगे ना चल कर के सबसे पहले हम अलैंगिक जनन हमने बताया। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। यहाँ सब थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, फिर आगे अलैंगिक जनन की तरफ चलते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, जब आपने अलैंगिक जनन को देखा था तो अलैंगिक जनन में हमने बताया कि उसमें सिर्फ एक जनक, केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, पर लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक, देखते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें दो विपरीत जनक कौन कौन हो सकते हैं? एक हो सकता है आपका नर और एक हो सकता है आपका मादा। नर को इंग्लिश में कहते हैं मेल और मादा को हम कहते हैं फीमेल। तो दो जनक इसमें साथ साथ भाग लेते हैं। मेल यानी कि नर से नर युग्मक बनता है और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्म करते हैं। नर युग्मक को हम मेल गैमेट्स कहते हैं, कह सकते हैं इसे मेल गैमेट्स।
मेल गैमेट्स, या नर युग्मक को हम कह सकते हैं शुक्राणु, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। मादा को हम कहते हैं फीमेल गैमेट, या हम कह सकते हैं अंडाणु, ओवम। जब दोनों का फ्यूज़न होता है, जब दोनों में संयुग्मन होता है, नर युग्मक का और मादा युग्मक दोनों का, यानी कि शुक्राणुओं का और अंडाणुओं का जब संयुग्मन होता है, फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पर बनता है युग्मनज। युग्मनज का फॉर्मेशन हो जाता है। युग्मनज को इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट, जाइगोट कहते हैं। और इस युग्मनज से फॉर्म होता है नन्हा शिशु, यानी कि युग्मनज से बनता है, युग्मनज को इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट से फॉर्म होता है एक शिशु का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आपने देखा था कि जब अलैंगिक जनन की विधि थी, बता रहे थे हम आपको अलैंगिक जनन, उस विधि में हमने आपको बताया था कि जो जीव होता है वो हूबहू अपने समान नई संतान की उत्पत्ति करता है, बिल्कुल सेम। तो कोई ना कोई तो बात होती है, और एक ही जो जनक होता है वो इसमें भाग लेता है। तो एक जनक होता है तो इस जनक में एक डीएनए होगा, और इस डीएनए से ये डीएनए आप धीरे धीरे क्या होगा, इसमें डिवीज़न होगा, इसमें विभाजन होगा, और विभाजन से यही डीएनए 2 डीएनए बना देता है, और एक डीएनए इसमें चला जाता है और एक डीएनए इसमें चला जाता है। इस प्रकार से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन्स में निहित होते हैं, जीन्स में पाए जाते हैं, और जीन्स कहाँ मिलता है, डीएनए में पाया जाता है। तो जितने भी जीन्स हैं, इस डीएनए में जितने भी जीन्स हैं, इस डीएनए की कॉपी हुई है, क्लोन बनाया गया है, और जब कॉपी हुई है तो ये 2 कॉपियाँ बन गई, और ये दोनों डीएनए क्या हुए, एक समान डीएनए दोनों में चला गया। एक डीएनए यहाँ, एक डीएनए इसमें पहुँचा। जो जीन्स, जो कैरेक्टर्स इस डीएनए में थे, सेम कैरेक्टर्स इसके पास भी चले गए, और सेम कैरेक्टर्स इसके पास भी चले गए। इसी वजह से ये दोनों जीव जो बने वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान बने थे। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक था, नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकती है। पर लैंगिक जनन में 2 नर और मादा 2 होते हैं, मतलब विपरीत लिंग के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। तो अगर नर का डीएनए अलग होगा और मादा का डीएनए भी चेंज होगा, तो यहाँ से आप जानते हैं कि 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जीवों में पाए जाते हैं। तो 46 इसके पास है, 46 इसके पास। जब नर युग्मक बना, क्योंकि आप जानते हैं जब यहाँ पर मेल और फीमेल में विभाजन होता है तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि मियोसिस डिवीज़न होता है। तो मियोसिस डिवीज़न में यहाँ पर ये अभी क्या है, डिप्लॉयड है, 2n होती है इनकी संख्या, इनकी भी संख्या 2n होती है। और जब इनमें विभाजन होने, मियोसिस डिवीज़न होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उनकी संख्या आधी हो जाती है। तो नर युग्मक में यहाँ पर 23 गुणसूत्र आ जाएंगे, और यहाँ भी 23 गुणसूत्र यहाँ पर भी मिलेंगे। तो ये 23 यहाँ पर संख्या इनकी कितनी हो गई, हैप्लॉयड हो गई है, n संख्या है, यानी कि आगुणित है, यहाँ पे द्विगुणित है, यहाँ पे आगुणित है संख्या। तो यहाँ पर जब n दोनों आपस में जुड़ते हैं तो युग्मनज में फिर से 46 क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाती है, और ये डिप्लॉयड हो जाते हैं। और शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो इसके जो गुणसूत्र होते हैं वो 46
हो जाते हैं। अब यहाँ बात आती है कि जैसे अभी हम यहाँ पर सफ़ेद का क्रॉस अगर हम सफ़ेद में फ्यूज़न करवाएं रेड से, तो वहाँ पर आपको मिलेगा पिंक कलर। क्योंकि नर के जो जीन्स होते हैं, जो डीएनए में जीन्स निहित हैं, वो अलग हैं, और इनमें मादा में जो जीन्स है वो अलग हैं। जैसे देखा जाता है कि मान लिया मेल जो है बहुत उसका रंग साफ़ है, या गोरा कह सकते हैं, वो गोरा है, और मादा जो है वो सांवले रंग की, ये काली कह सकते हैं, वो ब्लैक है। उसका कलर कैसा है? ब्लैक है, और इसका बिल्कुल गोरा है। तो दोनों का जब मिश्रण होगा, दोनों के जीन्स जब आपस में मिलते हैं, तो वो सांवले रंग का आदमी पैदा हो सकता है, सांवले रंग के बच्चे पैदा हो सकते हैं अगर उनका जीन्स इनके पास आता है तो इस प्रकार से लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, और इनमें जो इनमें जनक से जो पेरेंट्स बनते हैं उनमें विभिन्नता होती है, उनमें वेरिएशंस होता है, पाया जाता है। तो एक पॉइंट्स इसके लिए और देखेंगे कि इस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है। एक पॉइंट्स और देख लेते हैं। इस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये डिफ्रेंशिएट किया जाए अगर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को, तो आप देखेंगे कि लैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, और वो समरूप, एक दूसरे के समरूप होते हैं, अपने जनक के समरूप होते हैं, जो जीव बनते हैं, जो डॉटर्स बनती है। पर लैंगिक जनन में देखा जाए तो लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, और जो उनकी संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है, उनमें वेरिएशंस पाया जाता है। अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ। अभी हम यहाँ पर स्टॉप कर दे रहे हैं लैंगिक जनन, क्योंकि हमने थोड़ा सा बताया है ताकि आपको उसका डिफरेंस पता चले। आइए देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ। कौन कौन सी विधि अलैंगिक जनन में होती है? अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ asexual reproduction। मेथड्स ऑफ asexual reproduction, उसमें सबसे फर्स्ट देखेंगे, सबसे फर्स्ट मेथड है द्विविभाजन। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन द्विविभाजन इस प्रकार का जब अलैंगिक जनन होता है तो जो जनक होता है वो जीव जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो दो समान भागों में वो क्या करता है, वो बट जाता है, विभाजित हो जाता है और
प्रत्येक भाग से एक नए संतान की उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन में क्या होगा कि जो जनक होगा, जब अनुकूल परिस्थिति आएगी, प्रतिकूल स्थिति में नहीं, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी, जो जनक है, जो अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर दो समान भागों में विभाजित हो जाएगा और एक नई संतान का निर्माण करेगा। तो इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? द्विविभाजन इस प्रकार के अलैंगिक जनन में लिखेंगे, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव अनुकूल परिस्थिति आने पर अनुकूल परिस्थिति आने पर दो समान भागों में विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। वह प्रत्येक भाग से एक नई संतान, या कह सकते हैं एक नई संतति का निर्माण होता है। एक नई संतति का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि द्विविभाजन किन किन जीवों में होता है। आप देखेंगे अमीबा में, यूग्लिना, जितने भी प्रोटोजोआ फाइलम के जंतु हैं, जितने भी प्रोटोजोआ संघ के एनिमल्स हैं, सभी में द्विविभाजन की क्रिया लगभग होती है। ये तो लिख सकते हैं प्रोटोजोआ संघ के सभी प्राणी, प्रोटोजोआ फाइलम के सभी प्राणी प्रोटोजोआ संघ में सारे जितने भी द्विविभाजन करने वाले हैं सब में मिलेगा। देखते हैं यहाँ पर हम आपको बताएं, मान लिया यहाँ पर एक कोशिका है, क्योंकि यहाँ पर द्विविभाजन हो रहा है, लैंगिक जनन हो रहा है, तो एक ही जनक से कोशिकाएं बननी चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें एक ही प्रकार का डीएनए होगा, तो इसको हम कहते हैं, ये जो ऊपर वाला कवच बनाया हमने, इसको कहते हैं सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। और ये आपका क्या है? डीएनए। इसमें क्या होगा? विभाजन होगा, और जब विभाजन होता है तो ये बीच से, जो ये बीच, इसका बीच होता है, तो ये बीच से धीरे धीरे डिवाइड होना
स्टार्ट करते हैं। तो इसका डीएनए भी धीरे धीरे डिवाइड होता है। ये आपका डीएनए, ये सेल वॉल, ये 2 पार्ट में बटेंगे धीरे धीरे। इसका जो बीच से ये डिवाइड होना स्टार्ट करते तो एक खांच टाइप का बनता है इस तरह से। ये और ये डीएनए इनका आधा आधा बट जाता है इस तरह से। आधा आधा नहीं होता, इसका समरूप डीएनए बन जाएगा, बिल्कुल एक समान हूबहू। और यहाँ पर ये आपस में इस तरह खांच बन जाएगी और खांच बनने के बाद ये 2 अमीबा बना देंगे। दो अमीबा इस तरह से विभाजित होकर के 2 अमीबा का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। तो ये एक डीएनए से यहाँ पर 2 डीएनए का निर्माण हुआ और दोनों डीएनए यहाँ से यहाँ बिल्कुल हूबहू समान कोशिकाएं इनकी बन गई। कहा जाता है कि जो अमीबा और यूग्लिना होते हैं ये कभी ना मरने वाले जीव हैं, क्योंकि इनमें विभाजन होता रहता है और ये जीवित, इनकी संख्या जो होती है वो बनी रहती है। सेकंड देखेंगे बीजाणु जनन। सेकंड आपका है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन को इंग्लिश में कहते हैं स्पोरिलेशन। जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या होता है, जो जीव होता है वो बीजाणु उत्पन्न करते हैं। वह बीजाणु अनुकूल परिस्थितियां आती हैं जब, तब वो अंकुरित होता है और नई संतान को बनाता है या नई संतान उत्पन्न करता है। ये गुण देखा जाता है पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम क्या है, एक प्रकार का कवक है। यहाँ पर हमने पेनिसिलियम बनाया है, आप चाहें तो बना सकते हैं इस ढंग से। तो यहाँ पर ये जो बन रहे हैं इसके बीजाणु बन रहे हैं। तो जब ये परिपक्व हो जाते हैं, पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं इनके जो बीजाणु होते हैं, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गिरते हैं और ये बीजाणु फिर से एक नए जीव का, एक नई संतान का, एक नए पौधे का, या कह सकते हैं एक नए जीव का फॉर्मेशन करता है, एक नई संतान को बनाता है। तो इस प्रकार से इसमें बीजाणु जनन होता है। इसका एग्जाम्पल कौन है, पेनिसिलियम। सेकंड देखेंगे, थर्ड विधि है मुकुलन विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। बडिंग क्या है, कोई भी ऐसा जनक जिसमें एक मुकुल बने, और मुकुल बन करके वो मुकुल जब मैच्योर हो जाए तो वो उस जनक से अलग हो जाए और अलग हो करके एक नया पौधा बना दे, एक नया संतान उत्पन्न कर दे, तो उसको कहते हैं मुकुलन। देखते हैं इसकी डिफिनेशन। जनक के शरीर पर मुकुल बनता है और मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बनाता है। ये किसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कौन है, इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं मुकुल, ईस्ट और हाइड्रा। यहाँ पर हमने ईस्ट को बनाया है, तो अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर मुकुल बना हुआ है, ये इस तरह से। ये आपका क्या है, यहाँ पर मुकुल बने हुए हैं। ये मुकुल को इंग्लिश में कहते हैं बड। तो ये मुकुल बना है और मुकुल पौधे से धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये परिपक्व होगा और परिपक्व होने के बाद ये पौधे से यहाँ से अलग हो जाएगा और अलग होकर के एक नया ईस्ट या एक नया हाइड्रा बनाएगा। इस तरह से जो उभार बनता है, जो मुकुल बनते हैं, जो बड बनता है, वो जो जनक होता है, जनक पौधे से, जनक शरीर से वो अलग हो जाते हैं मैच्योर होने के बाद और एक नया जीव, एक नई संतान बनाते हैं।
4 है खंडी भवन। खंडी भवन को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स खंडी भवन मीन्स होता है खंडों में टूटना। खंडों में टूटना मतलब बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर कई भागों में टूट जाता है और टूट करके उसका हर एक पार्ट एक नए जीव का एक नई संतान उत्पन्न करता है। उसको हम कहते हैं खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन, खंडों में टूटना। इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स हो सकता है, स्पाइरोगैरा हो सकता है, यूलोथ्रिक्स हो सकता है। यहाँ पर हमने एक स्पाइरोगैरा बनाया है। ये स्पाइरोगैरा क्या होता है, ये खंडों में यहाँ से बीच से ऐसे टूट जाता है, जहाँ पर उसके नोड्स या इंटरनोड्स होते हैं वहाँ से वो टूटता है और टूट करके अलग होता है, और जब मैच्योर होने के बाद ही टूटता है। और जब वो अलग हो जाता है तो अलग हो करके नए 3 यहाँ पर देखिए 3 स्पाइरोगैरा का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर 3 स्पाइरोगैरा आपका बन जा रहा है। तीन नया स्पाइरोगैरा। ये 3 ही खंड नहीं, बहुत सारे खंड हो सकते हैं। ये तो हमने दिखाने ईज़िली दिख जाए आपको, इसलिए हमने ये 3 ही खंड बनाए हैं। बहुत सारे खंड हो सकते हैं स्पाइरोगैरा में, तो वो अलग हो जाएंगे और अलग हो करके 3 नए स्पाइरोगैरा, देखिए यहाँ पर नए स्पाइरोगैरा का खंडों से टूट करके नए स्पाइरोगैरा का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं अगली विधि। इसकी 5वीं विधि है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन। जीवों के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नए जंतु की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन कहते हैं। ये क्षमता हम लोगों में भी है। जो आपके नेल्स होते हैं वो भी रीजनरेट होता है, उसमें भी पुनरुद्भवन होता है, और आपके बाल होते हैं उसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पर यहाँ पर छिपकली आपने देखा होगा अपने घरों में, तो छिपकली आप देखेंगे, छिपकली की पूँछ जो होती है, जब हम उसको मारने या किसी भी प्रकार से वो टूट जाती है, तो टूटने के बाद उसकी एक नई पूँछ निकल आती है, नई टेल निकल आती है। तो वो पुनरुद्भवन की क्षमता उनमें, उनकी पूँछों में है। तो इस प्रकार से वो पुनरुद्भवन की क्षमता उनमें पाई जाती है। एग्जाम्पल हमने पुनरुद्भवन का यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है वो दिया है। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसका प्लेनेरिया है, दूसरा जो है वो अमीबा, और तीसरा आपका हाइड्रा है, और चौथा स्पंज को हमने दिया है। यहाँ पर एक प्लेनेरिया हमने बनाया है। प्लेनेरिया को कितने भी खंडों में आप विभाजित कर दें, कितना भी खंड, 72 खंड कर दीजिए, जितने भी खंड टूटेंगे उस हर खंड से एक नए प्लेनेरिया की उत्पत्ति हो जाती है। एक नया प्लेनेरिया बन करके पूरी उसकी बॉडी बन करके तैयार हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है वो प्लेनेरिया में देखी जाती है। इसके अलावा अमीबा में भी देखा जाता है, हाइड्रा में भी देखा जाता है, स्पंज में भी देखा जाता है। आप में भी आपके रीजनरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो आप छिपकली की पूँछ में देख सकते हैं, बस उसकी पूँछ में ही होता है। पर प्लेनेरिया की पूरी बॉडी कहीं से भी कट जाएगी तो उस बॉडी से एक नए प्लेनेरिया की उत्पत्ति हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये था आज आपका जंतुओं में कैसे अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो चीज़ हमने आपको बताई। अगला हम आपको बताएंगे कि पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। आगे कल हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि पौधों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। पौधों में अलैंगिक जनन को हम कहते हैं वर्धी जनन। जो अलैंगिक जनन होता है वो वर्धी जनन कहलाता है। वर्धी जनन, या इसे हम एक नाम और देते हैं कायिक जनन। कायिक जनन या कह सकते हैं कायिक जनन कहते हैं इसको, हम इंग्लिश में कहते हैं
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। फिर आपको मेरे बताने में जो भी डाउट्स हो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में श्योर लिखिएगा। धन्यवाद।